हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 23 और 24 मई। तो इस वीडियो के संबंध में यदि कोई आपका डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी तरीके। यहाँ पे न्यूज़ है 23 मई की न्यूज़ है, यानी कल की, संडे की। एक्चुअली संडे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती हैं तो मैंने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे। तो न्यूज़ यहाँ पे है 24 वीक का गर्भ गिराने की इजाज़त दी है। ये बात की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 41 वर्षीय महिला को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाज़त दी है। देश में इतनी अवधि का गर्भ गिराने की इजाज़त देने का संभवतः पहला मामला बताया जा रहा है ये। यानी कि 24 हफ्ते जब वीक हो जाते हैं तो ये जो टर्मिनेशन का पीरियड है इसको अलाउ नहीं किया जाता है। जो भ्रूण जो होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रेयर मामला मानते हुए से यहाँ पे इसकी इजाज़त दे दी है। तो इसके संबंध में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी। तो ये यहाँ पर जो प्रेजेंट लॉ है ये बताया गया है 1971 का प्रेजेंट लॉ है। ये है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया है 2020 में। हालांकि अभी ये अमेंडमेंट क्लियर नहीं हुआ है दोनों हाउस से, लेकिन ये प्रपोज किया है, लोकसभा में पास हो गया है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये जो पुराना लॉ है इसमें है ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन। ये केवल मैरिड वुमेन पे अप्लाई होता था, लेकिन ये जो नया प्रपोज किया है ये अनमैरिड वुमेन पे भी अभी अप्लाई होगा। तो ये एक नया चेंज है इसमें। यहाँ पे 20 वीक का इसमें समय था, 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस। पुराना जो लॉ था ये इसमें था। नया जो लॉ है इसमें है 24 वीक इसमें दिया है। 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज़। सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके द्वारा ये सर्टिफाई किया जाता है, तब जा कर के ये अलाउ किया जाता है। तो 24 वीक के बाद का भी नया जो प्रपोज किया है इस बिल, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में बदलाव के लिए जो बिल प्रपोज किया है, तो उसमें 24 वीक के बाद की भी इसमें बात रखी गई है नए बिल के अंदर। यहाँ पुराना बिल देख सकते हैं आप। तो इसमें 1 RMP टिल 12 वीक्स, यानी कि 12 वीक्स के लिए केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब रिकमेंड करता था तो यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता था 12 वीक के लिए। 20 वीक पे यदि आपको 20 वीक तक का अबॉर्शन कराना होता था तो यहाँ पे था 2 मेडिकल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी यहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए होती थी। अभी नया जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे 1 RMP है टिल 20 वीक्स, आप समझ सकते हैं। जबकि यहाँ पे 20 वीक के लिए पहले 2 हुआ करते थे, अभी 1 हो गया है। और 20 से 24 वीक के लिए 2 RMPs कर दिए यहाँ पे, यानी कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही होगा। और 24 वीक के बाद मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल के बाद ही इसको अलाउ किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे मेडिकल बोर्ड इसको अप्रूव करेगा। तो ये नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जो भी बिल लेकर के आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं फ़ाइन की बात करें तो 1000 रुपये का फ़ाइन था पहले, यहाँ पे फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर भी किया गया है। यानी कि अभी इसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान भी कर दिया गया है। नया जो यहाँ पे बिल ये लेकर आ रहे हैं, तो ये कुछ मेजर इसके अंदर चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी कितना चल रहा है और प्रपोज कितना किया गया है। वीक्स का तो आपको पता ही होना चाहिए कि कितने वीक्स तक ये अलाउ किया जाता है। अच्छा, इसके संबंध में एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये मुझे बताइए किस ईयर का है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और अभी मैटरनिटी बेनिफिट कितने वीक का कर दिया गया है ये भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। ये बात की जा रही है चक्रवात की, यानी कि साइक्लोन यास की। तो साइक्लोन यास ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। ये ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले समय में। जो मेजर वेस्ट बंगाल उड़ीसा राज्य है वहाँ पे, तो अभी तौकते तूफान है उसने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, जो कि अरब सागर में आया था, लेकिन यास अब बंगाल की खाड़ी में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। मैंने आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी वाली साइड में आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए लो प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन अभी कुछ वर्षों में देखा गया है कि अरब सागर वाली साइड में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से चक्रवात बन रहे हैं अरब सागर की
इस अरब सागर वाले एरिया में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये नेपाल की सियासत के बारे में खबर है। तो संसद को भंग कर दिया गया है वहाँ के पीएम की सिफारिश के बाद। अब नवंबर में होंगे मध्यावधि चुनाव, यानी कि मध्यावधि चुनाव अब नवंबर में होने वाले नेपाल के अंदर। तो नेपाल की सियासत जो है वहाँ पर उठापटक चलती रहती है, मतलब स्टेबल हो ही नहीं पा रही है जब से यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार बनकर के आई है। पहले तो राजा का शासन हुआ करता था यहाँ पे, तो अभी फिर से इसमें ये मध्यावधि चुनाव देखने को मिलेंगे नवंबर के महीने में। संसद भंग कर दी गई है। राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखिएगा, विद्या देवी भंडारी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। तो इनकी सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच आपने सुना होगा जो युद्ध, आपको पता होगा कि काफ़ी 10-12 दिन से चला था पूरा। ये गाजा पट्टी वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमास जो ग्रुप है, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। फिर इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसने कि इनके सारे के सारे रॉकेट्स मिसाइल को रोक दिया था और जवाबी कार्रवाई भी की थी। तो ये पूरा का पूरा 10-12 दिन चला था, लेकिन अभी सीज़ फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। तो यहाँ पे जो बाइडेन साहब सिफारिश कर रहे हैं कि 2 राष्ट्र बनने पर ही निकल सकता है स्थायी हल, यानी कि जो स्थायी हल है, फिक्स्ड इसका सॉल्यूशन है, वो 2 राष्ट्र यानी कि 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। यानी कि इजराइल भी अस्तित्व में रहना चाहिए और फ़लस्तीन भी अस्तित्व में रहना चाहिए, तभी जाकर के ये सॉल्यूशन इनका हो सकता है परमानेंट। अदरवाइज तो ये खींचेतानी इनकी चलती रहेगी आने वाले समय में भी। तो ऐसी बात बोली है जो बाइडेन साहब ने। अच्छा, एक बार बताइए, जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुन करके आए हैं अमेरिका के अंदर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये न्यूज़ है आज की। तो इम्पॉर्टेंट है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 8 जून तक। तो वही सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं वो अब एक्सटेंड हो जाएंगी 8 जून तक, और शादी समारोह पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोविड-19 और ब्लैक फंगस के बाद ये एक्शन लेना ज़रूरी भी हो गया था, ताकि ये जो वायरस का जो इसकी चेन है उसको रोकने में और ज़्यादा मतलब प्रभावी कदम उठाए जा सकें। तो इसके लिए ज़रूरी था इस प्रकार से इसको एक्सटेंड करना। ये एक योजना चालू की गई है राजस्थान के अंदर। कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए मिलेंगे वाउचर। तो इसका नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। तो ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की गई है। यहाँ पर वाउचर दिए जाएंगे छात्रावास के लिए, यानी कि ये जिला मुख्यालय, ये बात की गई है संभागीय स्तर के जो एरिया हैं, मतलब संभाग हैं जो, वहाँ पर इस प्रकार की आवासीय सुविधा देने के लिए, यानी कि आपको वाउचर दिए जाएंगे। जो भी अमाउंट होगा, अभी इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं पता है, तो उस वाउचर के थ्रू आप अपने छात्रावास की व्यवस्था देख सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं वहाँ पे वाउचर के थ्रू। यानी वाउचर इन द सेंस कि आप समझें कि आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, जैसे कि 3,000 4,000 जो भी होगा मंथली के बेसिस पे आपको दिया जाएगा, ताकि आप छात्रावास की सुविधा का लाभ उठा सकें। ये कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही दी जाएगा इस योजना के तहत फ़ायदा। तो नाम याद रखिएगा, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। विदेश यात्रा की राह में देसी टीके की बाधा। तो ये यहाँ पे एक एडिटोरियल है, और इस एडिटोरियल में बात की गई है कि भारत के अंदर 2 वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड, राइट। तो ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, WHO की अपनी एक लिस्ट है जिसके अंदर की कुछ वैक्सीन को शामिल किया गया है। तो वो जो वैक्सीन WHO की लिस्ट में शामिल हैं, उनको बताया गया है कि जो वैक्सीन वो लिस्टेड वैक्सीन है, उनको जो व्यक्ति है वो ले लेता है, उनकी जो जितनी भी डोज हैं, तो उसको लेने के बाद जब आप यात्रा पे जाते हैं, यानी कि फॉरेन ट्रैवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा एक देश से दूसरे देश में। लेकिन जो भी वैक्सीन उस लिस्ट में शामिल नहीं है और उसकी वैक्सीन यदि आपने लगवाई है, तो उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बात निकल के आती है कि कोविशील्ड WHO की उस लिस्ट में शामिल है, लेकिन कोवैक्सीन अभी तक शामिल नहीं है। तो ये भेदभाव की बात की जा रही है। तो इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द कोवैक्सीन को भी WHO की लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि जो लोग हैं कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई हुई है, वो भी आने वाले समय में आसानी से एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर सकें, और ट्रैवल इंडस्ट्री पे जो अभी संकट मंडराया हुआ है वो संकट के बादल जल्द से जल्द छट जाएं, ताकि पूरी दुनिया फिर से जो ट्रैवल इंडस्ट्री थी पहले जैसी वैसे ही नॉर्मल हो सके, ताकि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सके। बहुत सारी इकोनॉमी डिपेंड करती हैं ट्रैवल पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस एडिटोरियल में इसी की बात की गई है। ये जो वैक्सीन की सॉरी ये जो बायसनेस है, इसको लेकर के बात की गई है कि इसको जल्द से जल्द
दूर किया जाना चाहिए। ये जो इनके बीच डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एक को शामिल किया गया है और एक को नहीं किया गया है। ये बात की गई है अप्रैल में स्वर्ण बचत कोष प्रवाह में 864 करोड़ का प्रभाव मिला है, यानी कि फ्लो बहुत ज़्यादा देखा गया है गोल्ड सेविंग फंड में। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है भारत के लोगों के लिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना, गोल्ड को खरीदना, लेकिन अभी जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ तब से फिजिकल गोल्ड ना खरीद के वो वर्चुअल गोल्ड में निवेश किया जा रहा है। यानी कि आपको एक पेपर मिल जाता है, उस पर लिखा रहता है कि आपने कितने ग्राम सोना परचेज किया है और आप वहाँ पे कर देते हैं, तो ये है वर्चुअल गोल्ड। तो यहाँ पे स्वर्ण बचत कोष और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात की गई है, ETF। आपको पता होना चाहिए ETF बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है पिछले कुछ वर्षों में, तो ETF की फुल फॉर्म आपको आइडिया होना चाहिए। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ट्रेडेड फंड, सॉरी, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका फुल फॉर्म है। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें होता क्या है कि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक पेपर मिल जाता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया है और उस पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो आप जब भी इसको सेल करते हैं आप ये पेपर वापस दे देते हैं उनको और अपना पैसा लेते हैं यहाँ पे। तो आपको जो इंटरेस्ट, जो फ़ायदा उसे मिलता है वो आप वहाँ पे गेन करते हैं। तो ये स्कीम इस प्रकार की चल रही हैं। आने वाले समय में सेबी की सुन रहे हैं इसमें कि कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं और सेबी के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने इस वर्चुअल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा ले, तो वो भी उसके लिए ऑप्शन रहेगा आने वाले समय में कि जितना गोल्ड उसने, सपोज कि 100 ग्राम गोल्ड में किसी ने इन्वेस्ट किया, वो चाहता है कि उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा ले, तो ऐसी व्यवस्था भी आगे देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो कि चल रही हैं अभी इकोनॉमी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। 57 लाख ने किया ई कोर्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड। तो ई कोर्ट मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी ने अपनी मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप शुरू की है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, आपको उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, केसेस के बारे में, स्टेटस के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकेगी। तो अच्छा ऐप है ई कोर्ट ऐप, आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि ई कोर्ट ऐप किसने शुरू किया है, या पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कौन सा ऐप स्टार्ट किया है। तो ई कोर्ट ऐप है, इंपॉर्टेंट ऐप है। यदि आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज्ड ऑथेंटिक ऐप है ये ई कोर्ट मोबाइल ऐप। ये बात की जा रही है ज्वालामुखी की, और देश है कांगो, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है कांगो। तो वहाँ पे एक ज्वालामुखी है, वो फट गया। ज्वालामुखी का नाम है माउंट नीरागोंगो। कांगो की कैपिटल का नाम है किनशासा। ये इंपॉर्टेंट है। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी है, यहाँ पे इसके फटने के कारण वहाँ पे कई सारे लोग फंस गए थे। तो भारतीय सेना जो है, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय सेना वहाँ पर स्थित मतलब सेना वहाँ पे मौजूद थी, जिसने कि यहाँ पे मदद पहुँचाने का काम किया इन लोगों को जो कि इसमें फंस गए थे ये जब ज्वालामुखी फटा था। तो मैं आपको इसकी लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ, कांगो देश की, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बहुत बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। यहाँ पे ये ज्वालामुखी देख सकते हैं। तो कॉन्गो है, रवांडा देश है, बुरुंडी है, उगांडा है। ये मुझे बताइए ये कौन सी लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है ये, तो मुझे बताइए इसका बारे में, इसका नाम क्या है। तो ये देश जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से देश इसके आसपास लग रहे हैं। उगांडा इंपॉर्टेंट हो जाता है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये इंपॉर्टेंट देश हैं। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अटलांटिक वाला पार्ट है, ये फिर हिंद महासागर वाला एरिया आ जाता है इधर। तो ये बीच में है पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे है ये ज्वालामुखी जो कि अभी इसमें इरप्शन देखने को मिला है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।